दूसरे लोगों के आगे एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अंबर ने मुस्कुराते हुए कविता जी और अखिलेश जी की तरफ देखते हुए कहा। सत्येंद्र जी ने पहले अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंबर को अपना और पूनम जी का नाम अनाउंस करने से मना करवा दिया था, क्योंकि पूनम जी के पूछने पर सत्येंद्र जी ने उनसे दो टूक शब्दों में कह दिया था कि जब अंदर से ही दिलों में दूरियां हैं तो फिर सबके सामने दिखावा करने का क्या मतलब। कविता जी और अखिलेश जी का नाम अनाउंस होते ही अमित और प्रिया के साथ साथ सोनम, पुलकित, अंजलि, सौरभ, रवि और रश्मि सबकी नजरें स्टेज की तरफ चली गई थी। आखिर अंबर और धरा ने बिल्कुल सच ही तो कहा था, आज भी वो दोनों एक परफेक्ट लव बर्ड्स हैं और सबके चहेते भी। कम ऑन पा, लेट्स रॉक द स्टेज। प्रिया ने अपने दोनों हाथों को मुंह से सटाकर चिल्लाते हुए कहा, जरूर बेटा जी। अखिलेश जी ने भी स्टेज से अपना हाथ हिलाकर उसके चेयर अप करने का जवाब दिया। अरे जुग जुग जी हमारे बच्चों, आग लगा दो था लोग आज स्टेज नू और आग में इस बागड़ बिल्ली की पूंछ में आग लग जावे। दादी ने अपने लड़के और बहू की अलैया भलैया लेते हुए कहा और धीरे से अदम्य की तरफ देखकर कहा, जो दादी के सौभाग्य से और उसके दुर्भाग्य से दादी के बगल में बैठा हुआ था वो भी मुंह बनाकर। स्टेज पर म्यूजिक स्टार्ट होने की आवाज आने लगी और गाना शुरू हो गया। लो कर लो बात, जब माँ पापा इस उम्र में इतने रोमांटिक हैं तो फिर बेटा तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगा ना। सौरभ ने धीरे से ही पुलकित के कान में फुसफुसाया था, पर हमारे बॉन्गड़ की बुरी किस्मत, जिसे उसने पुलकित समझकर ये सब वेद वाक्य बोले थे, वो तो था दरअसल डेविल। पुलकित तो अंबर भाई को कुछ सॉन्ग सजेशंस देने के लिए उठ गया था और उसकी जगह पर अमित बैठ गया था, पर ये सब हमारे बॉन्गड़ महाराज ना देख पाए थे। पर सौरभ को ये सब कहते हुए ही एहसास हो गया था कि उसने गलत जगह पर और गलत इंसान के सामने अपना ज्ञान प्रदर्शन कर दिया था। सामने से आते हुए पुलकित को देखकर जैसे उसने अपने बगल में बैठे हुए शख्स के ऊपर नजर डाली, उसकी शक्ल पर 12 बज गए थे। डेविल आराम से बैठकर उसे ही घूर रहा था और डेविल वाली अपनी किलर स्माइल दे रहा था उस बॉन्गर को। सो सॉरी डुगू, वो मुझे लगा पुलकित है। सौरभ ने जबरदस्ती हैं करते हुए कहा, बेटा बॉन्गड़ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे, का चक्कर है? अमित ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इससे पहले कि सौरभ अमित को कुछ स्पष्टीकरण दे पाता, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज छोड़ दिया है वो भी इसलिए क्योंकि जो कुछ तुम अभी बके हो ना, एकदम सही बके हो। अब तुम दोनों अपनी टॉम एंड जेरी फाइट यहाँ बंद रखो और देखो तो जरा अब कौन डांस करने के लिए आ रहा है। पुलकित ने उन दोनों के बीच आकर बैठते हुए बोला और दोनों का मुंह सामने स्टेज की ओर मोड़ दिया। तो आप बहुत ही जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारी और आप सबकी प्यारी उपासना बुआ जी और अनुराधा मासी जी का, जिनका डुएट डांस परफॉर्मेंस अगर आप सबको दीवाना ना बनाते ना तो हमारे नाम बदल दीजिएगा। धरा ने मस्ती के अंदाज में कहा। सब लोग धरा की बात सुनकर मुस्कुरा उठे थे। अरे सच में, हम दोनों सच कह रहे हैं। हमारे बस नाम ही एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन हम दोनों में आपसी तालमेल बहुत है और ठीक ऐसा ही कुछ गजब तालमेल आप सबको इस डांस परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलेगा। सो प्लीज लेट्स हियर इट फॉर उपासना बुआ जी एंड अनुराधा मासी जी। अंबर तालियां बजाते हुए धरा के साथ एक और जाकर बैठ गया और डीजे वाले को म्यूजिक स्टार्ट करने का इशारा कर दिया। भाई वाह, बुआ जी और मासी जी के डुएट डांस परफॉर्मेंस को देखकर तो सच में मजा आ गया और दिल में एक अजीब सी तमन्ना जाग उठी है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, अच्छाई की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अंबर ने तालियों के साथ उपासना और अनुराधा जी को अभिवादन दिया और फिर धरा की तरफ देखते हुए बोला, अब कौन है जो डांस फ्लोर पर आकर आग लगाने जा रहा है? सो प्लीज अब इसी क्रम में स्टेज को अपनी सिजलिंग परफॉर्मेंस से दो फाड़ करने आ रहे हैं वर पक्ष से खुद वर के मामा जी और प्यारी प्यारी मामी जी। धरा ने मुस्कुराकर एक तरफ अपने नाम के अनाउंसमेंट सुनकर पहले से बावरे हुए जा रहे सुधा मामी जी और योगेश मामा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो यो मधुमक्खी और यो कठफोड़वा भी डांस परफॉर्मेंस देवेगा रे हमारा राम जी। जे दो दोनों अठे कूदेंगे तो फिर स्टेज पे कोई आग को नहीं लागेगी, फिर तो स्टेज के दो टुकड़े हो जाने से। रदेवा उठा ले, रदेवा उठा ले। अरे मने को नहीं उठा, इन दोनों नू तो कतई आदिवासी छाप डांस करने से पहले ही इन दोनों नू उठाकर अपनी जगह पर वापस बैठा दे। दादी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। ये मौसी जी और मौसा जी को भी डांस का शौक चढ़ा है, इन दोनों के अजब गजब डांस से तो भगवान ही बचाए। मयंक ने भी अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर बेबसी से सामने की ओर देखने लगा, जहाँ इस समय मामा और मामी जी किसी की भी परवाह किए बगैर बस डांस करने के लिए तैयार खड़े थे। जियो मेरा मामा जी और मामी जी, जय हुई ना बात। आज तो पता लग जानी चाहिए कि हम गोवर्धन वाले भी कितना अच्छा डांस कर लेते हैं। उस भीड़ में से कोई सीटी बजाते हुए चिल्लाया और इस बात पर सबके साथ साथ यूथ बटालियन ने भी जमकर हूटिंग कर दी थी सुधा मामी और योगेश मामा जी की। ए सुधा, तुम्हें मोए अपने संग मरवाए के लाए तो ना लाई हो इतने। योगेश ने धीमे से सुधा के कानों में कहा, अरे कब आओ तो नेक दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, इतना अच्छा मौका मिलो फेमस होने का और वो तुम्हें मरनों को इंतजाम लगाता है। सुधा मुंह बनाकर बोली थी, फिर खुद पर ही मंत्रमुग्ध होते हुए बोली कि हाय मोई मैया, हम तो ससुर कहूँ पागल वागल ना हो जाए। सुधा की नजरें सामने बैठे हुए लोगों पर थीं, जो उन दोनों को इस इंतजार में बैठे देख रहे थे कि कब ये लोग अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेंगे। अरे क्या हुआ मामा जी, गाना भूल गए हो का या फिर याद कर रहे हो? सौरभ ने आवाज बदलकर जोर से चिल्लाकर कहा। अब वैसे भी इतने सब लोगों के बीच आवाज पहचानना वैसे भी मुश्किल था। यो छोरा तो एकदम बावला सा, फिर हमारे सामने का आवाज देता घना सीधा शरीफ बने से। दादी ने पीछे मुड़कर सौरभ की तरफ एक तिरछी नजर से देखा और फिर मन में उसकी शराफत की इंक्वायरी करने बैठ गई। का चिचा, तुम ससुरा ये काम भी कर लाई थो? पीछे से अर्नव ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखकर किसी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में कहा, जैसे कि उसने किसी बहुत बड़े राज से पर्दाफाश कर दिया था। अबे छोटा पाकेट, तुझे इन सबसे क्या? सौरभ ने अपने कंधे को उसके हाथ की पकड़ से झटकते हुए कहा, कसम से चिचा बहुत बड़का वाला गुरु घंटाल आदमी हो, बाकी शरीफ तो बस कहने भर के लिए हो। अर्नव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और फिर वहाँ से फौरन 9-11 हो गया। अर्नव की बात सुनकर सौरभ अपना समूह लेकर रह गया और अमित, पुलकित और रवि तीनों एक अर्थपूर्ण हंसी हंसते हुए सामने हो रही नौटंकी को देखने लग गए। इस साले छोटे कनपुरिया को मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? अरे जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बॉन्गड़,
अब तेरी शक्ल ही ऐसी है तो फिर वो बेचारा खुद को रोक ही नहीं पाता। पुलकित ने एक आंख दबाते हुए कहा, तू तो रहने ही दे बाबा, मैं सब जानता हूँ, तुम सबने ये जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया। सौरभ ने नाक से कोड़कर कहा, हाँ हाँ, जैसे तू तो कोई बहुत ही सुंदर लड़की है ना जो सब तुझे जानबूझकर परेशान करेंगे और छेड़ेंगे, रवि ने धीरे से कहा। और सब दोस्त मुंह दबाकर हंसने लगे थे सौरभ की हालत देखकर। और तभी सबका ध्यान सामने स्टेज की तरफ चला गया, जहाँ तब तक म्यूजिक स्टार्ट होने के बाद मामा जी और मामी जी गाने के बोल पर थिरकने लगे थे। मामा और मामी दुनिया जहान भुलाकर बस एक दूसरे के साथ डांस करने में मग्न थे, और वहाँ बैठे हुए लोग वैसे तो अपने और सबके मनोरंजन के लिए बैठे हुए थे, पर इस तरह के अप्रत्याशित मनोरंजन पर बस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। ओह, ये भैया और भाभी को भी पता नहीं क्या सूझा है जो इस तरह से डांस किए जा रहे हैं। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी और मयंक की इज्जत का तो ख्याल क्या होता। पूनम जी बस सबसे नजरें चुराए अपने हाथों को अपने चेहरे से ढके बैठी थी। पापा प्लीज ये सब तमाशा रुकवाइए ना, देखिए कैसे खुद का और वशिष्ठ खानदान का नाम डुबोने में लगे। मयंक ने खुद से दूर बैठे हुए सत्येंद्र जी के पास फोन करते हुए कहा। ओह, तो अब ये तरीका निकाला है मौसी जी ने मयंक और उसकी फैमिली को सरेआम रुसवा और जलील करने का। वाह, मान गए मौसी जी। मक्कारी और कमीनेपन में तो मुझे भी आपसे कुछ टिप्स लेने चाहिए। नॉट बैड मौसी जी, नाइस परफॉर्मेंस। अदम्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए सबके साथ योगेश और सुधा के लिए तालियां पीट रहा था। ये पहला मौका था जब वो खुलकर मुस्कुराया था, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। कीजिए ना आप लोग, वो बैड बॉय बैठा कहाँ हुआ था? मारी डेविल दादी के बगल में। और वो अभी मारी दादी नु कट्ठे जाने से कि यो दादी से बड़ा झोल माल दूजा और कोड़ी। हसल है बेटा हसल है, तन्ने जितना हंसना से मण भर हसल है। काय से फिर थारे सुंदर से चौखड़े पर हंसने का नामो निशान ढूंढने से भी मिलेंगे कौड़ी। दादी ने अपनी बगल में बैठे हुए अदम्य को जरूरत से ज्यादा खीसे निपोड़ते हुए देखकर मनी मन सोचते हुए कहा, लो माँ के बोली से था लोगा नू। सुधा और योगेश के बेतरतीब डांस को देखकर सोनम और अमित की भी अपनी हंसी नहीं रुक रही थी। वैसे इन लोगों से मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। अमित ने एक फीकी सी नजर उन दोनों पर डाली और फिर अपनी नजरें दादी के पास बैठे हुए अदम्य के ऊपर जमा दी। अदम्य की नजरें इधर उधर चारों ओर से मुआयना करते हुए जैसे ही अमित की नजरों से टकराई, अमित ने फौरन ही अपनी एक आंख को ऊपर चढ़ाकर उसे घूरना शुरू कर दिया, जैसे उसे आंखों ही आंखों में ये मैसेज दे रहा था कि बेटा जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, तो बेटा जरा होश में और कायदे से रहना तो फायदे में रहोगे, नहीं तो सुबह वाला शो फिर से दोहराया जा सकता है। अदम्य ने भी अमित की नजरों में ना उलझकर सामने स्टेज पर ही देखने में अपनी भलाई समझी थी उस वक्त, और वो अंदर ही अंदर अमित से आज की बात का बदला लेने के लिए सुलगा जा रहा था। गाना बंद होते ही सुधा और योगेश दोनों स्टेज से नीचे आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए, और अगल बगल वाले लोग अब भी उन दोनों को देखकर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए थे। इन सब बातों से आजिज आकर पूनम जी अपनी जगह से उठकर उनके पास आई और उन दोनों को धीरे से ही सही पर डपटते हुए कहा कि ये सब क्या तमाशा लगा रखा आप दोनों ने? अरे हमने कितने तमाशा करो अजीत जी, तुम देख रही थी ना कि सब लोगों को हमारा डांस कितना पसंद आयो। सुधा अब भी अपने में ही मगन थी। मैंने और तुम्हारे जीजा जी ने डांस नहीं किया तो तुम लोगों को क्या जरूरी था ये सब तमाशा करने का? पूनम जी ने सुधा को डपटते हुए कहा। और तुम दोनों के आपसी तनातनी के चलते तुम दोनों ने डांस ना किया तो अब का जा चक्कर में हम दोनों भी अपने मन को मार लेते। योगेश ने पूनम जी के ऊपर ही बात डाल दी। जिन भाई बहन की कही हर बात को मानकर आज मैं अपने ही घर वालों की दुश्मन बनी हूँ, उन दोनों की नजरों में उनके लिए मेरे दुख मेरी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है। पूनम जी का दिल धक से रह गया था, पर फिर भी वो खून का घूंट पीकर बस इतना ही कह पाई कि अगर डांस करने का इतना ही मन था तो आज भी दिन भर डांस करते रहते, पर अपने कमरे में बंद होकर। यहाँ यूँ सरेआम यूँ बेढंगा डांस करके मयंक और हमारी इज्जत को उछालने का काम तो नहीं करते आप दोनों? जी हमारे दोनों जनों के डांस करवे थे, तुम्हारे और मयंक लल्ला की इज्जत कितने से खराब हो गई, ये बात हमारे पल्ले ना पड़ रही। सुधा ने अपनी उंगली को अपनी चिन पर रखकर पूनम जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी ये समय और माहौल दोनों ही इन बातों को करने के लिए सही नहीं है। पूनम जी लगभग खिसियाते हुए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। सुधा और योगेश दोनों एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जैसे एक दूसरे को आंखों ही आंखों में आज के मिशन की कामयाबी की बधाई दे रहे थे। अब वो आने को भी करार है जो कब से इस फ्लोर पर आकर कब्जा जमाने की बारी में बैठे हुए थे। अरे भाई और कौन, हमारी प्यारी बन्नो और बन्ना के भाई बहन और उनके दोस्त। धरा ने एक नजर यूथ बटालियन की तरफ देखते हुए कहा। ये यूथ बटालियन ने भी जोरदार हुटिंग करके अपने वहाँ होने का एहसास सबको करवा दिया था। अब सोनम और अमित का ध्यान एक दूसरे पर गया, क्योंकि अब किसी भी समय उन दोनों के नाम की भी अनाउंसमेंट हो सकती थी, और ये शायद पहला मौका होने वाला था जब दोनों एक साथ म्यूजिकल वे में अपने अपने दिल की फीलिंग्स को न सिर्फ एक दूसरे के सामने बल्कि दूसरों से भी शेयर करने जा रहे थे। तो फिर हाँ जी साहिबान कदरदान, दिल थाम के बैठ जाइए आप सब। अब अपने डांस से तहलका मचाने आ रहे हैं वो जो है मुंबई से, पर दिल एकदम पंजाबी है, और उनकी डांस पार्टनर है वहाँ से जो अपने खूबसूरत कजरारे काले जादू के लिए जाना जाता है। अंबर के इतना कहते वहाँ सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, और रश्मि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। चकदे भट्टे नपदे किल्ली, रवि पुत्र आज साढ़े पंजाब की इज्जत बस तुहाडे हाथां विच है। अवनी के पापा के एक दोस्त ने सीटी बजाते हुए कहा। रश्मि बस एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गए। रश्मि एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मस्ती में डांस कर रहे थे, और वहाँ एक और बैठी हुई यूथ ब्रिगेड जोर जोर से हूटिंग और क्लैपिंग कर रही थी, और वो भी बहुत सारी।
या फिर यूं कह लीजिए कि वो सब ये कर रहे थे ताकि उनके प्यारे रश्मि चेयर अप हो सके। बस अदम्य दीदा फाड़े कभी रश्मि को तो कभी रवि को देखता और फिर बाकी के AFMCNs को देखकर सोच रहा था कि ये साले सबके एंगल से आर्म्ड फोर्स के डॉक्टर्स लगते हैं। डांस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। रथ छोड़ रहे ऐसे दीदा फाड़ के का देख रहा सा। अदमी एकदम से चौंक पड़ा ये आवाज सुनकर। दादी जी आप? अदमी ने हकलाते हुए कहा, रेब तक तय माँ ही दादी से परे बजे था हमारे नू इस तरह घूर के देख रिया से फिर हमारे को भी घना शक हो जाएगा कि दादी माई से या फिर कोई और से। दादी ने भी अपनी आंखों को अदमी के चेहरे पर टिकाते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, लगता शायद गलती से बैठ गया हूँ। अदमी ने अपने आसपास देखते हुए कहा, ना छोरे था एकदम सही जगह पर बैठा से, घनी चौखी तरीके से देख लिया था। अठे सब के सब एक दूसरे के डांस पार्टनर बैठे हुए से तो फिर वाह हिसाब से था हमारे साथ बैठा से और वहाँ डांस पार्टनर से। दादी ने एक आंख दबाते हुए अदमी की तरफ देखा। क्या कह रही हैं आप? अदमी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। छोरे पहले तो था हमारे यूं बता कि थारे कान घनी तरिया से काम कर रहे से या ना, जैसा हर बात पे ऐसे चौक जावे से जैसे लागे से कि थारे कान सही तरिया काम कौन ही कर रहे से। दादी ने अदमी के एक कान को कसकर पकड़कर हिलाते हुए कहा, आउच व्हाट आर यू डूइंग दादी, लीव इट, इट्स हर्टिंग। अदमी ने अपने कान को दादी के हाथों की मजबूत पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, अरे छोरे मारा पार्टनर बनने पहले एक बात घनी चौखी तरीके से जान ले और मार भी ले के हमारे सामने थारी यो अंग्रेजी में खिटपिट कौन ही चलेगी। दादी ने अब अदम्य के गाल पर हल्के से चपत मारते हुए कहा। हालांकि दादी का मन तो यही कर रहा था कि उस जंगली बिल्ली के दोनों गालों पर दुनिया का नक्शा बना दे, पर फिलहाल दादी ने अपने जज्बातों को काबू किया हुआ था। इससे पहले कि अदम्य दादी को कुछ कह पाता, स्टेज पर सौरभ और अंजलि का नाम पुकारा जाने लगा और दादी ने अदम्य का मुंह स्टेज की तरफ करते हुए कहा कि देख तो ये बोंगड़ भी घना चोखा डांस करे से, अब धाम हमारी नाक कोड़ी कटवा देना। अदम्य बेचारा यही नहीं समझ पा रहा था कि वो कब और कैसे इस डेविल की दादी का डांस पार्टनर बन गया। उधर सौरांजलि सबसे हाई फाइव करते हुए स्टेज पर चढ़ गए थे। सोनम तो अंजलि को स्पेशली बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी। आखिर अब उसकी बेस्टी का डांस परफॉर्मेंस जो था, स्टेज के पीछे म्यूजिक स्टार्ट हुआ और उसके साथ ही सौरांजलि की डांसिंग स्किल्स के सब दीवाने बन गए। ऐसे कुछ भी कहो, बोंगर ने गाना एकदम सही चुना है। पुलकित ने रवि और अमित की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्त मुस्कुराने लगे थे। साले जीजा अभी भी सोच ले, क्योंकि हो सकता अगला नंबर तेरा ही हो। अमित ने पुलकित के सर पर टपली मारते हुए कहा, हाँ तो होने दे, डरता हूँ क्या? वैसे भी तेरी बहन ना एरोगेंसी दिखाने में बिल्कुल तुझ पर ही गई है, बल्कि मैं तो कहूँगा तुझसे भी 2 कदम आगे है। तुझे तो फिर भी सोनम पर दया आ जाती है, पर पीयू को तो मेरे नाम पर दया तरह सहानुभूति कुछ भी नहीं आता है। पुलकित ने बेचारा समूह बनाते हुए कहा, पूज्य जिज्जा जी अभी से बेचार की दिखा रहे हो तो फिर शादी के बाद क्या हाल होगा तुम्हारा, ये सोचकर हम जरा घबराते हैं। रवि और अमित दोनों ही एक साथ थोड़ा लय में बोलकर पुलकित को चिढ़ा रहे थे। इस बात पर पुलकित और भी मुंह फुलाकर बैठ गया था। अबे आज तो ये अंजलि का पार्ट निभा रहा है, देख तो कैसे फूलन देवी बन गया। रवि ने अमित का ध्यान पुलकित की तरफ करते हुए कहा, नजर छोड़ जाऊंगा। ओए रवि पुत्र, दिस इज टू मच। तू बाबा को इस तरह से परेशान नहीं कर सकता है। आखिर बाबा डेविल के पूज्य जिज्जा जी हैं और उन्हें परेशान करने का हक सिर्फ उनके इस डेविल साले का है। अमित ने रवि की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा और फिर पुलकित की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा उठा। साले कमीने, तेरे जैसा साला तो किसी भी जीजा को ना मिले। मेरी पैरवी भी करता है और परेशान करने का हक भी खुद के पास रख लेता है। पुलकित ने मुंह सिकोड़ कर कहा और फिर धीरे से बुदबुदाने लगा कि दोनों भाई बहन ने नाक में दम करके रखा है। अरे ओ छमिया, बड़बड़ बाद में कर लेना, पहले तनिक 2-4 ठुमका तो लगाओ, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। अब तक सौरभ भी आ चुका था वहाँ और उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए थे। प्रियुल जैसे ही डांस करने को रेडी हुए, गाने के बोल सुनकर प्रिया पुलकित की तरफ हैरानी से देखते हुए खड़ी हो गई, पर पुलकित ने प्रिया को अपनी बाहों में थाम कर उसी बदले हुए गाने पर डांस करना शुरू कर दिया। अचानक सॉन्ग के चेंज होने से प्रिया थोड़ा सा नाराज थी पुलकित से और वो पुलकित से थोड़ा दूर होकर डांस कर रही थी, पर जल्द ही पुलकित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए डांस करने लगा। प्रियुल को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करते हुए देखकर सुमित की आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, एक अजीब सी चमक छाई हुई थी। लव यू बोथ माय स्वीटहार्ट्स, अमित ने धीरे से मुस्कुराकर कहा और फिर उन दोनों की खूबसूरत सी तस्वीर अपने फोन में कैप्चर कर ली। उधर कविता जी, अखिलेश जी, अनुराधा और दादी भी बस प्यार भरी निगाहों से उन दोनों के बीच के प्यार को महसूस कर रहे थे और उन दोनों को खूब आशीर्वाद दे रहे थे। गाना कब खत्म हुआ दोनों जान ही नहीं पाए थे। अगर जोरदार तालियां नहीं बजती तो शायद दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खोए रहते, पर तालियां बजते ही दोनों होश में आ गए और दोनों ही झेपते हुए सबको अभिवादन करते हुए वहां से अपनी जगह पर वापस चले आए। लेकिन पुलकित को प्रिया की नजरों में लास्ट टाइम पर गाना बदलने की और उसे ना बताने की शिकायत साफ दिखाई दे रही थी और अब उसे एक सही मौके की तलाश थी कि जब वो प्रिया की शिकायत को दूर करता। पर फिलहाल तो उन दोनों का नंबर था जिनके लिए शायद अव्यंग भी अपनी बार से ज्यादा इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमारे सोमित की डांस परफॉर्मेंस का, जिसका अनाउंसमेंट होते ही सोमित के सभी दोस्त और उनके सभी घरवाले जोर से तालियां बजाते हुए उनका स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे। सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर पलके झुकाकर अंजलि की हथेली को जोर से दबा लिया। रिलैक्स सोनम, तुम भी नर्वस, अमित है ना तेरे साथ, वो सब संभाल लेंगे, तुझे भी और गाने को भी, अंजलि ने सोनम को समझाते हुए कहा।
अमित अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और संयमित चाल से चलते हुए सोनम की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने अपने एक हाथ को सोनम की तरफ बढ़ा दिया। सोनम ने उसकी हथेली में अपनी नर्म नाजुक सी हथेली को रख दिया और अमित बड़े आराम से उसकी हथेली को अपनी हथेली में भरे हुए स्टेज की तरफ जाने लगा। अव्यंग, रश्मि, सौरांजलि, प्रियुल के साथ साथ जहाँ और बाकी सब लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, वहीं सुधा और योगेश और अदम्य उन दोनों को साथ में देखकर जले भुने जा रहे थे। और खासतौर पर अदम्य का मुंह तो देखने लायक था, क्योंकि डेविल ने भी अपने एंजल का हाथ थामे हुए एक बार व्यंग से मुस्कुराकर उस बैड बॉय की तरफ देखा था और उसकी वो मुस्कुराहट उस विलायती बिल्ले की खिसियाहट बढ़ाने के लिए काफी थी। हमें घबराहट हो रही है साहिब, इतने सब लोगों के बीच हम कैसे आपके साथ? सोनम अमित का हाथ थामी स्टेज की तरफ जाते हुए सोच रही थी। डोंट वरी प्रिंसेस, मैं हूं ना आपके साथ। अब बस थोड़ी देर के लिए खुद को मुझे सौंप दीजिएगा, बाकी का सब मैं संभालूंगा। इतना तो भरोसा है ना आपको मुझ पर? अमित ने सोनम की हथेली को धीरे से दबा दिया था। सोनम फिर कुछ नहीं बोली, पर उसके होठों पर एक स्माइल तैर गई, जिसे अमित ने देखकर समझ लिया था कि उसका जवाब क्या है। सोनम अमित की आंखों में खोए हुए बस उसके हिसाब से ही मूव कर रही थी और अमित उसे अपनी बाहों की मजबूत पकड़ में लिए हुए खूबसूरती से सबके सामने अपनी प्रिंसेस के लिए अपने प्यार को बयां कर रहा था। अव्यंग, रश्मि, प्रियुल, सौरांजलि और यहाँ तक कि सब बड़े लोग भी अपलक उन दोनों के बीच के गहरे प्यार को महसूस कर रहे थे। पर अदम्य मन ही मन कुड़ता जा रहा था। वो वहां से उठकर जाना चाह रहा था, पर दादी जो उसे घेरे बैठी थी तो बेचारा मन मारकर बैठा रहा। तरा छोरे हमारे नु पता है कि थारे पेट में सांप, कोणी, अनाकोंडा लोट रहे होवेगे, पर थारे नु मजा आते तभी आओगे जब था पड़ी इन दोनों आँखों से हमारे छोरा छोरी नु एक साथ, और वो भी इतने प्यार के साथ देखोगे। अरे तुम्हारे पता कोणी, पर मारे नु आज घनी चैन की नींद आवेगी। दादी ने एक तिरछी नजर आड़े तिरछे मुंह बना रहे अदम्य की ओर डालते हुए मनी मन कहा। सुमित का ध्यान एक दूसरे से तब हटा जब उनकी सिजलिंग हॉट परफॉर्मेंस पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोनों झेक कर छिटक कर अलग खड़े हो गए और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए वहां से वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। साले डेविल, मैदान मार लिया तूने। अमित के वहां बैठते ही सौरभ और रवि अपनी आदत के हिसाब से उस पर पिल पड़े थे। अमित खामोशी से बैठा हुआ था, क्योंकि इस समय तो उसके दिलो दिमाग के अंदर सोनम और उसका एहसास भरा हुआ था, जिसे वो बोंगड़ और रवि की बकबक में पड़कर खराब नहीं करना चाहता था। सही कह रहे हो बेटा तुम दोनों, पर बाबा पुलकित देव को ऐसा लग रहा है कि जिस मैदान को अभी अभी डेविल मार कर आया है ना, उसी मैदान में तुम दोनों का शिकार होने वाला है। पुलकित ने अमित को शांत बैठा हुआ देखकर कहा। साले बाबा, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सौरभ ने पुलकित की तरफ एक बलून को उछालते हुए कहा। रवि यार समझा इसे, देख हरकत भी बोंगड़ वाली करा और फिर चाहता है कि अर्नव इसकी रिस्पेक्ट करे। पुलकित ने वो बलून कैच करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रवि मुस्कुरा उठा और सौरभ मुंह बनाकर बोला कि अबे यार अब इसमें अर्नव कहाँ से आ गया? जब कमीने दोस्त की इज्जत नहीं करते तो फिर वो छोटा सा बच्चा कहाँ से सही बात करेगा? सौरभ ने एक नजर अर्नव पर डालते हुए कहा, जो उस समय खाली स्टेज का फायदा उठाकर दूसरे और छोटे बच्चों के साथ आड़ा तिरछा डांस करने की कोशिश कर रहा था। और जब बैक स्टेज से डीजे प्लेयर उन्हें ऐसा करने से रोकते तो उन्हें भी वो अपने कनपुरिया भौकाल से हड़का देता था। क्या यार तुम सब हमेशा आपस में उलझते रहते हो? पीछे से अमित ने सौरभ की गर्दन पर अपने दोनों हाथों को कसते हुए कहा। जरा देखो उधर, डेविल से पंगा लेने वाला वो विलायती बिल्ला कैसे दादी की बगल में भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ है। अब की चारों दोस्तों की नजर दादी की बगल वाली सीट पर बैठे हुए अदम्य की तरफ चली गई और सच में उसकी हालत देखकर चारों ही एक दूसरे को हाई फाइव करके हंसने लगे थे। आशिक यार हुआ। चारों दोस्त अदम्य की हालत पर हंसी रहे थे कि सामने से हो रहे अनाउंसमेंट से उन चारों के साथ साथ बाकी के लोगों का ध्यान भी उस अनाउंसमेंट की तरफ चला गया। तो अब मच अवेटेड परफॉर्मेंस का इंतजार खत्म हो गया है। सामने माइक थामे हुए मुस्कुराते हुए अंबर ने जब ये कहा तो सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे थे, जिसका मतलब साफ था कि अब दूल्हा या फिर दुल्हन में से किसी एक की बारी थी, या फिर हो सकता है कि दोनों ही एक साथ परफॉर्म करे। वैसे तो मयंक और अवनी को एक ही साथ डांस करना है, पर दूल्हे मियां ने खास रिक्वेस्ट की है कि एक खास परफॉर्मेंस होगी जिसके जरिए वो अपनी होने वाली जीवन संगनी से कुछ खास कहना चाहते हैं, एक खास तरीके से। अंबर ने शरारत से एक आंख विंक करते हुए मयंक की तरफ देखा तो मयंक बस हौले से मुस्कुरा गया था और अवनी भी शर्माकर आंखें झुकाए मुस्कुरा उठी थी। उसे भी मयंक की उस स्पेशल परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार था। मयंक वहाँ पर एक चेयर पर हाथों में गिटार थामे एक पैर को चेयर से और दूसरे पैर को जमीन से टिकाए बैठ गया। उसने पहले एक नजर अवनी की तरफ देखा जो दिल को थामे बस उसे ही देख रही थी सबकी नजरों से बचकर, और फिर एक बार सोनम की तरफ देखा जो बस मुस्कुराकर उसे इशारे से थम्स अप कह रही थी। मयंक ने आंखें बंद की और उसकी उंगलियां अपने आप ही गिटार के तारों को छेड़ने लगी। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मयंक की फीलिंग्स, और वो भी सबके सामने। ओह माय गॉड, रे मारे नु कोई चुट्टी तो काटो रे। यो डेविल तो हर किसी को अपने ही रंग में रंग कर ही मानेगा। बस यो जंगली बिल्ला पता नहीं कब आवेगा डेविल की जद में। हर कोई हैरत में था कि आज ये शांत और सौम्य रहने वाले मयंक ने किस तरह सबके सामने अपना हाली दिल बयां कर दिया था। अवनी को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हुआ था, वो भी सच में, और वो भी मयंक ने ये सब किया था। उसने खुद को ही धीरे से चूंटी काट के देखा। आउच, तो ये सच में हुआ है? मतलब कि
अभी अभी मयंक ने जो कुछ भी किया वो सच में हुआ है? अपनी मनी मन सोच रही थी। उसके पेट में हजारों हजार तितलियां उड़ रही थी उस समय। सही है यार, आखिर मयंक ने भी अपने रंग दिखाई दिए। कूल हाँ? सौरभ पुलकित और अमित के कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोला। आखिर साला किसका है यार? रवि भी मजे ले रहा था। कौन ये या फिर वो? सौरभ ने उलझते हुए पूछा। अमित और पुलकित ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर सौरभ के सर पर एक साथ हाथ मारते हुए कहा कि दोनों हैं? सौरभ ने आंखों को छोटा करते हुए उन दोनों की तरफ देखा। क्यों अपने छोटे से दिमाग पर इतना वजन डाल रहा है यार? चला मेरे पास बैठ और अब अगली परफॉर्मेंस का मजा ले। रवि ने सौरभ को अपने बगल में बिठाते हुए कहा। अब किसकी परफॉर्मेंस बची हुई है यार? सौरभ छूटते ही बोला। वो देख सामने। पुलकित ने सौरभ को सामने स्टेज की तरफ इशारा किया। इस बार स्टेज पर खड़े हुए लोगों को देखकर औरों के साथ अमित भी हैरान रह गया। ये झल्ली के साथ धर्मपत्नी जी? अमित का दिमाग उलझ गया था। वो ये तो सोनम अवनी के साथ। सौरभ फिर से तपाक से बोल पड़ा। पता है हमें भी। सौरभ के इतना कहते बाकी के तीनों लड़के एक साथ उसकी तरफ मुंह बनाते हुए बोले। वेल आप सब सोच रहे होंगे ना कि अब शायद आज के संगीत की इस खूबसूरत रात का समापन हो गया, पर अभी कहाँ साहिबान कद्रदान। बिना दुल्हन के डांस परफॉर्मेंस के कभी कोई संगीत पार्टी कंप्लीट हुई है? धरा ने इस बार माइक और स्टेज कवर करते हुए कहा। और अगर दुल्हन की जोड़ीदार भी उसके साथ शामिल हो इस डांस में तो फिर क्या कहने। अब ये जोड़ीदार कौन है ये तो आप सब खुद ही देखकर पता लगा लीजिए, धरा ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वहाँ से एक और चली गई। बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हुआ और स्टेज का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा। सामने डांसिंग मूव्स में खड़ी सोनम और अवनी को देखकर सबके चेहरे की मुस्कुराहट खिल गई थी। उस खिली हुई मुस्कुराहट वाले चेहरों में एक चेहरा पूनम जी का भी शामिल था। अवनी और सोनम का डांस देखते हुए रागिनी जी, कविता जी और अनुराधा जी के साथ पूनम जी का भी दिल भर आया था। वो बस खुद को किसी तरह से संभाले हुए बैठी हुई थी। गाना चल रहा था। सोनम और अवनी डांस करते करते बस रागिनी जी और पूनम जी की तरफ देखे जा रही थी। उनके डांस में छिपे दर्द को वहाँ हर कोई महसूस कर रहा था। अंजलि तो प्रिया और रश्मि के गले लगकर रो ही पड़ी थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मयंक बेबसी से सोनम के दर्द को समझ तो पा रहा था, पर उसके बस में नहीं था कि वो सोनम के दिल से माँ के प्यार की कमी को कम कर पाता या फिर खत्म कर पाता। अमित की आंखें नम थी और वो अपनी प्रिंसेस के मन की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था, पर वो मजबूर था कि ये कमी तो वो भी पूरी नहीं कर सकता था। अचानक से अवनी रागिनी जी के गले लगकर रो पड़ी और सोनम वो वहीं स्टेज पर ही अपने सर को अपने घुटनों में डालकर रो पड़ी। उसे रोता हुआ देखकर अदम्य और सुधा के चेहरों पर एक अजीब सी दृष्टि की चमक आ गई थी, जिसे उन दोनों ने बड़ी चतुराई से सबसे छिपा लिया था। और वैसे भी इस समय किसी का ध्यान इनकी तरफ था भी नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी होते हुए सब लोग देख रहे थे उसकी उम्मीद तो वहाँ बैठे हुए किसी ने सपने में भी नहीं की थी। ना ही अमित ने, ना ही मयंक ने, ना ही सत्येंद्र जी ने, ना ही किसी और ने। रोती हुई सोनम को देखकर जैसे ही मयंक और कविता जी अपनी जगह से उठने को हुए, ना जाने किस आवेग में पूनम जी अपनी जगह से उठी और सीधे स्टेज पर पहुंचकर घुटनों में सर डाले हुए सिसकती सोनम के सर पर अपने कांपते हुए हाथ रख दिए। सोनम ने जब अपनी आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि वहाँ पूनम जी सच में है या फिर ये सिर्फ उसके मन का वहम है। पर पूनम जी की नम आंखों को देखकर सोनम खुद को रोक नहीं सकी और उनके गले लगकर जार जार रोने लगी। पूनम जी खामोशी से बस उसकी सिसकती पीठ पर प्यार से हाथ फेरती रही। शायद समय ही ऐसा था कि ना ही उनके पास कहने को कुछ था और ना ही सोनम कुछ भी बोलने पूछने की हालत में थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के हाल का सहारा बनी हुई ऐसी बैठी रही। पूनम के बदले हुए रूप को देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, पर वो उससे भी ज्यादा हैरान था अपनी माँ के इस अंदाज को देखकर। सत्येंद्र जी भी हैरत में पड़ गए थे कि आज ये पूनम नाम का सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। हाँ ठीक है ना पूनम जी? कविता जी ने वहां आकर पूनम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, पूनम जी ने अचकचाते हुए कहा। धरा बेटा, सोनम को यहाँ से ले जाओ और इसके कपड़े चेंज करवा दो। कविता जी ने पास खड़ी हुई धरा से कहा और पूनम जी की तरफ देखते हुए कहा कि आइए चलिए बैठते हैं चलकर। पूनम जी चुपचाप वहां से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। सोनम एक बार की पूनम जी की तरफ देखने लगी और फिर धरा के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। आज जे पूनम जी ने का नयो कारनामा कर दियो है। इनको तो जे सोनम प्रेम दिन ब दिन चढ़तो ही जा रहा है। सुधा का छोटा सा दिमाग चकरा रहा था। तुम सही कह रही हो सुधा देवी, जब बिना खानदान की मोड़ी ने आज तो पूनम जिज्जी जैसे पत्थर दिल को भी पिघला दिया। लगता जब मोड़ी को कोई कालो जादू करना आता है, जिससे मिलती है सबको अपनी बातों में फंसा लेती है। योगेश के भी दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ था। दादी की परफॉर्मेंस। उधर अपनी जगह पर बैठी हुई पूनम जी बस खामोशी से बैठी हुई। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था या फिर जो कुछ भी उन्होंने किया था, बस एक एक करके उस सब की क्लिप्स अपने दिमाग में घुमा रही थी, जैसे शायद अब वो खुद के किए हुए को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। ये महिला कैसा है कि यो टाइम ठीक ही सा इस बागड़ बिल्ले नू सबके और खास करके भाई छोरी के मनोरंजन वास्ते पेश किया जाए। दादी ने अपनी खोपड़ी खुजाते हुए चारों तरफ के माहौल का जायजा लेते हुए कहा। सोनम वापस अपनी सहेलियों के बीच जाकर बैठ गई थी, पर उसकी नजरें अब भी खामोशी से नजरें नीचे किए हुए बैठी पूनम जी के ऊपर ही चली जा रही थी। अमित सोनम के चेहरे की परेशानी और बेचैनी देखकर खुद बेचैन सा बैठा हुआ था। वो बस एक टक सोनम की तरफ ही देख रहा था। मेरी तरफ देखिए जान। सोनम की नमी से भरी आंखें सहज ही अमित की नजरों से उलझ गई थी जाकर। हाँ ठीक तो है ना? अमित के मन की व्यथा सोनम के मन तक पहुंच रही थी। अमित की उसके हालचाल पूछने की पुरानी आदत को सोचकर सोनम के चेहरे पर बरबस ही मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से सिर हिलाकर बोली, हाँ हम ठीक हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें ठीक होना ही पड़ेगा।
और अगर कुछ भी गलत हुआ तो भी आप हैं ना उसे ठीक करने के लिए। सोनम आंखों ही आंखों में अमित को भरोसा दिला रही थी खुद के सही होने का। आपके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, अमित ने छूटते ही कहा। सोनम अमित की बात सुनकर एक बार फिर से मुस्कुरा उठी थी। संगीत का माहौल थोड़ा सा टेंस्ड हो गया है ना, धरा ने माइक संभालते हुए कहा। पर क्या करें, माँ और बेटी का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो जाती हैं। और जब बेटियां अपनी और सोनम की तरफ देखते हुए बोली इतनी प्यारी हो, तो फिर शायद वो पत्थर दिल ही होगा जिसका दिल ना भराए अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से अलग होते हुए देखकर। धरा की बात सुनकर पूनम जी ने जल्दी से अपनी बह चली आंखों को अपने हाथों से साफ कर लिया, इससे पहले कि कोई और उनकी आंखों की नमी को देखे और उनसे सवाल कर बैठे, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो फिलहाल उनके पास भी नहीं था। तो क्यों ना इस माहौल को थोड़ा सा हल्का और खुशनुमा बनाया जाए। अंबर ने भी धरा को ज्वाइन करते हुए कहा। सब लोगों ने उन दोनों की तरफ कुछ इस तरह से देखा जैसे कि पूछ रहे थे कि अब भी किसी का परफॉर्मेंस बाकी रह गया है क्या। जी हाँ मेहरबान कदरदान, जनता की पुरजोर फरमाइश पर पेश करते हैं हमारी आखिरी सबसे हंगामेदार परफॉर्मेंस, दादी और उनके स्पेशल पार्टनर अदम्य की परफॉर्मेंस। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस अतरंगी जोड़ी का। अंबर और धरा खुद भी इस अनाउंसमेंट को करते हुए मुस्कुरा रहे थे, जिसे आप अपनी हंसी को दबाना भी कह सकते थे। मैं कब दादी का पार्टनर बन गया? मैंने कब कहा कि मुझे दादी के साथ डांस करना है? अरे मुझे दादी के साथ ही क्या किसी के साथ भी डांस नहीं करना है, मुझे तो डांस करना आता भी नहीं है। अदम्य अपनी जगह पर बैठे बैठे खुद में ही बड़बड़ाया जा रहा था। छोरे यूं इस तरिया बैठ के शादी के मंत्र बड़बड़ा रहा है? दादी ने अदम्य की तरफ देखते हुए कहा। था अभी तक अपनी जगह पे फेविकॉल चिपका के बैठा है क्या? अरे थारे को सुनाई कौन दिया कि थारे को स्टेज पर बुलाया जा रहा है? पर दादी जी मैं वहाँ जाके क्या करूंगा, मुझे डांस वांस नहीं आता है। अदम्य ने अपने चेहरे के पसीने को पूछते हुए कहा। क्या बात करे से था छोरा, थारी तो वहाँ जानू कोणी और हमारी घनी इज्जत से हट है और वानू वहाँ ऐसे मिट्टी में मिलने कोणी दूंगी। दादी ने जानबूझकर अदम्य की तरफ देखकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा। दादी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मेरी भी इज्जत है और घराना है, खानदान है। मैं भी आपको दिखा दूंगा कि अदम्य अग्निहोत्री किस चिड़िया का नाम है। अदम्य तैश में अपनी जगह से उठते हुए बोला, पर इतने तैश में कि उसने नीचे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे उसके साथ कांड हो चुका है और कांड करने वाला चुपचाप वहां से निकलकर जा चुका था। हाँ मारे नू घनी तरीके से मालूम से कि थारी कितनी इज्जत से और थारे खानदान और घराने नू भी घनी तरीके से जानू से। माँ वैसे था चिड़िया तो कौन था, तो बागड़ बिल्ला से जिसने आज हमारे छोरों ने घनी तरीके धोया से। दादी अदम्य को घूरते हुए मनी मन बोल रही थी। पर ये क्या, अदम्य ने जैसे आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों को आगे बढ़ाना चाहा, वो धाड़ से मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसने ध्यान दिया कि उसके शू के लेसेस आपस में बंधे हुए थे और उन्हीं की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा था। उसने गुस्से में अपने आसपास देखकर ये जानने की कोशिश की कि किसने उससे उलझने की कोशिश की है। अमित के पास खड़ा हुआ अर्नव उसे बार बार मुस्कुरा कर देख रहा था, या फिर यूं कह लीजिए कि उसकी हालत पर उसे बड़ी हंसी आ रही थी। अपनी बेइज्जती के चलते अदम्य को ये भी नहीं दिखाई पड़ा कि अर्नव अमित के पास खड़ा था। वो तमतमाते हुए, थोड़ा लंगड़ाते हुए सही अर्नव को घूरते हुए उसके पास आया और गुस्से में भरकर बोला कि ए लड़के, मेरे शूले से तूने बांधे थे ना, रुक अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अर्नव थोड़ा सहम गया और वो डुग्गू का हाथ पकड़कर थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गया। जाता का है तू, इधर आ। अदम्य ने जैसे ही अर्नव का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, डोंट यू डेयर टच द चाइल्ड। एक ठहरी हुई आवाज में डुग्गू ने जब उसकी तरफ देखा तो अदम्य वहीं जम गया। ये यहाँ कैसे आया? अदम्य मन ही मन सोचने लगा। Well, wherever there is a bad boy, there is a devil, and that too this true devil. अमित ने मुस्कुराते हुए अदम्य की तरफ देखा। हैं? लगता है इसने सुन लिया, पर कैसे? मैं तो मन में ही बोल रहा था। अदम्य आंखें छोटी करके अमित की तरफ देख रहा था और बेवजह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो बबुआ, वो कहा ना कि तुम ठहरे शुद्ध देसी जंगली बिल्ला और वो ठहरा द ट्रू डेविल। तो तुम हुई से पार ना पाई बेकरा। पुलकित ने खालिस कनपुरिया स्टाइल में अदम्य की शर्ट के कॉलर को सही करते हुए कहा। अदम्य ने उसके हाथों को कॉलर से हटाते हुए अमित की तरफ देखा तो अमित उससे देखकर एक तिरछी स्माइल पास कर रहा था, मानो कह रहा हो कि बबुआ जौन बातें वो पुलकितवा का हिस्सा है अपने दिमाग में कायदे से बैठा लो, नहीं तो अदरक की तरह कूट देवे तुम हमको। वैसा नेक पेशगी आज सुबह तुम देखा ही चुके हो। अदम्य ने खुद की हालत को संभालते हुए कहा कि मैं अभी तुझसे उलझने नहीं आया हूँ। इस लड़की की वजह से मैं सबके सामने गिर गया और मुझे अभी इसे मजा चखाना है। अदम्य ने दांत पीसते हुए अर्नव की तरफ देखा जो अमित को साइड से पकड़े हुए खड़ा था। क्या बबुआ तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है वे का? चुपचाप यहाँ से निकल लो और आपन ठुमका लगइबे पर तनिक ध्यान दो और जरा संभल के। तुम्हारा डांस पार्टनर कहूँ ऐसन वैसन नहीं है, डेविल की दादी है। ताउन ऑल द बेस्ट एंड गो टू हेल। पुलकित ने अदम्य को स्टेज पर जाने का इशारा करते हुए कहा, जहाँ सच में उसका इंतजार हो रहा था। यार ये कहाँ फंस गया मैं, मुझे कोई डांस वांस नहीं करना है। अदम्य ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। दादी के स्टेज पर जाने के बाद सबकी नजरें अदम्य की तरफ थी और सब हंसी ठिठोली करते हुए उसे डांस करने के लिए बुला रहे थे और अदम्य की जान सूखे जा रही थी। बेटा ये था कठे जावेगा यो दादी का जाल से, जब बात छोरा मारे से कोनी बच सके तो फिर था कौन से खेत की मुल्ली से। दादी खड़े खड़े स्माइलिंग पोज देते हुए अदम्य की तरफ देख रही थी, बेचारा मरता क्या ना करता वाली तर्ज पर। अदम्य धीमे कदमों से दादी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हमें जे दादी के लक्षण कतई अच्छे और भले ना मालूम पड़ रहा है जिज्जी, जे अदम लल्ला काय के लिए बीते पाई फजीहत करवाने के लिए जा रहे हैं। सुधा ने चिंता के मारे अपनी साड़ी का पल्लू ही मुंह में रख लिया था। अब दादी बुला रही है तो फिर उनकी इच्छा का मान भी तो रखना ही पड़ेगा ना। पूनम जी बिना सुधा की तरफ देखते हुए बोली, पर जिज्जी
सुधा इससे आगे कुछ और कह पाती, पूनम जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान और दिमाग दोनों को तसल्ली दो भाभी, और शांति से बैठी रहो और जो हो रहा है उसे देखो। और अगर तुम्हें ज्यादा खराब लग रहा है अदम्य के लिए तो फिर उसकी जगह तुम चली जाओ ना दादी के साथ डांस करने के लिए। पूनम जी के तेवर देखकर सुधा ने चुप्पी साध ली और उसका दिमाग अब भी शांत नहीं हुआ था। हाय हाय, हम ना जाएंगे कब दादी के संग डांस करवे। अरे बिनको का भरोसा, हमें दुलत्ती मार के कहीं गिरा दे जमीन पर तो ना ना, हमें इतनी जल्दी शहीद होने का कोई शौक ना है। सुधा ने एक नजर दादी की तरफ देखा जो अदम्य को इस समय अपने किसी शिकार की तरह देख रही थी। अदम्य लल्ला, आज तो तुम गए 12 के भाव में, और वो भी दादी के हाथों। तुम्हारी कोई मक्कारी और कमीनापन इनके सामने ना चल पाएगा। सुधा निरीह भाव से अदम्य की तरफ देख रही थी और मन ही मन अपनी मुरली मनोहर से अदम्य की खैरियत की दुआ मांग रही थी। आ छोरे आ, था तो ऐसे रच रच के थारे कदम बढ़ा रहा सा जैसे था कोई नई नवेली बींदड़ी से, दादी ने अदम्य से कहा जब तक उनके पास आकर खड़ा हो गया था। दादी, आई रिपीट, आई कांट डांस, ओके? अदम्य ने धीरे से दादी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पर दादी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए पास में अपने पूरे ताम झाम के साथ बैठे डीजे को इशारा किया और बदले में डीजे ने उन्हें थम्स अप कर दिया। अदम्य उलझन से भरा हुआ इधर उधर ही देख रहा था कि बैकग्राउंड में बजते हुए गाने ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी थी। दादी, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग इज दिस? अदम्य ने दादी के सामने फौरन ही अपनी आपत्ति जता दी थी। तरा छोरे, थारे नो माँ घनी तरीके से समझा चुकी है कि मारा सामने अंग्रेजी में खिटपिट को नहीं करा कर। चले भाई अपनी बत्ती सी और थोपड़े का नक्शा सही कर और डांस करना शुरू कर दे। दादी आज अदम्य को कोई मौका नहीं दे रही थी। उधर गाने के बोल सुनकर सभी लोगों की हंसी छूट गई थी। मजा गाने के बोलों को सुनकर भी इतना नहीं आ रहा था कि जितना दादी के स्टेप्स और अदम्य को अपने साथ जबरदस्ती नचवाने पर आ रहा था। ये देखो, दादी नामक इस मदारी ने इस विलायती बिल्ले नामक जमूरे की नकेल कस दी है, और अब ये जंगली बिल्ला दादी मदारी के हाथों कैसे ताथैया ताथैया ओ करेगा। सौरभ ने ताली पीटते हुए कहा। बाकी के लड़के भी सामने का सीन देखकर हंसे जा रहे थे। फनी परफॉर्मेंस। अदम्य की जो हालत की थी दादी ने, बेचारा पहले ही कोई स्टेप नहीं जानता था डांस के, और उसके ऊपर दादी ने गाना भी क्या ढूंढ कर निकाला था कि उस बैड बॉय की ना ना धिना ताना धिना होनी तय थी। कभी उसकी टंगड़ी फंसाकर गिरा देती थी और कभी उसके ऊपर एक चुनरी डालकर उसे फीमेल वर्डिंग्स पर डांस करने के लिए कह देती। अब क्योंकि उस समय सबका ध्यान उन दोनों पर ही था तो बेचारा दादी को कुछ कह भी नहीं सकता था, और हमारी भोली दादी इस बात का खूब फायदा उठा रही थी। भाई, अदम्य की बेचारी वाली हालत देखकर बाकी लड़कियों के साथ सोनम भी हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। सही है दादी जी, भरी सभा में जब अदम्य की हंसी उड़ेगी तो शायद इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। मयंक भी अपनी जगह पर बैठा हुआ कहीं ना कहीं अदम्य की उस हालत का मजा ले रहा था। अरे डिज्जा वाले बधाइयो अपना गाना बंद कर दे, दादी एक चेयर पर बैठते हुए बोली। पानी, हाँ पानी। अदम्य वहीं स्टेज की सीढ़ियों पर हाँपते हुए बैठ गया था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो 2 कदम चलकर नीचे बिछी हुई कुर्सियों तक जाकर बैठ सके। बेढंगा डांस करते करते उसकी कमर में लचक आ गई थी और वो झुके झुके चलकर ही स्टेज की सीढ़ियों पर बैठ गया था। अंबर ने उसे पानी की बोतल थमा दी और धरा ने आधिकारिक तौर पर संगीत की वो रात समाप्त होने की घोषणा कर दी। सच में आज के संगीत की पार्टी बहुत खूबसूरत हो गई दादी और अदम्य के डांस परफॉर्मेंस से। जितनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी उतनी ही कॉमेडी भी थी। दादी का बेहतर साथ देने के लिए अदम्य के लिए जोरदार तालियां हो जाए, अंबर ने अदम्य की तारीफ करते हुए कहा। इस बीच अदम्य और अंबर दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई और वो दोनों ही जान गए कि वो दोनों ही सबके सामने सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अदम्य सबके सामने मुस्कुराने का झूठ और अंबर सबके सामने अदम्य की तारीफ करने का, और वो भी दिल से। आज सुबह ही अदम्य और अंबर एक दूसरे के खिलाफ थे फुटबॉल मैच में। इस बीच अदम्य की नजरें सामने हंसती हुई सोनम पर चली गई और वो कुड़ कर रह गया। हंस लो स्वीट हार्ट, तुम भी मेरी मजबूरी पर हंस लो, पर बैड बॉय ये वादा करता है तुमसे कि आज तुम जितना मेरी हालत देखकर हंस रही हो ना, कल तुम अपनी हालत पर उतना ही रहोगी। ये बैड बॉय किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता है, तुम तो फिर भी स्वीट हार्ट हो। अदम्य ने गुस्से और नफरत में हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को बिल्कुल क्रश कर दिया था अपने हाथों की जकड़न से। कुछ देर के लिए दादी को सबने घेर लिया था। ओह दादी, यू आर ग्रेट, सच अ डार्लिंग, प्रिया ने दादी की गलबहियां करते हुए कहा। हाँ दादी, सच में आज तो आपने उस जंगली बिल्ली को जो नचाया है ना, जिंदगी भर कभी भूल कर भी डांस नहीं करेगा। रश्मि और अंजलि तो प्रिया की तरह दादी की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दादी किसकी है? मेरी, द ट्रू डेविल की। तो फिर काम भी तो इनके मेरे जैसे ही होंगे, अमित ने फुल ऑन एटीट्यूड में कहा। अमित की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए और बोले कि हाँ हाँ भाई, हमें कहाँ पता था कि तुम डेविल हो और ये तुम्हारी दादी है। दादी उन सबकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दी और बोली कि माँ तो तुम सबकी दादी से, बस आज किसी को हमारे ऊपर घना प्यार आ रहा है, और यो ही बात मैं हजम को नहीं हो रही से। दादी ने निशाने पर अमित को लेते हुए कहा। क्या दादी, आप तो हमेशा से ही मेरी फेवरेट रही हैं। वो तो बस आप ही हैं जो हमेशा मेरी बैंड बजाने में बिजी रहती हैं, और इसीलिए मैं आपके सामने आने से बचता हूँ। बेचारा डुग्गू दादी प्रेम दिखाने के चक्कर में अपने कमीने दोस्तों के सामने और अपनी प्यारी प्यारी गर्ल्स के सामने अपनी ही ढोल पोल दे रहा था। अरे छोरा बस कार, ये बकैरू लगाम है। और वैसे भी उस बांगड़ बिल्ले की हालत तो मैं कड़नी थी, कड़ी होशियारी दिखा रहा था हमारे को, और फिर उसकी बदतमीजी का हिसाब किताबी तो मैं बराबर करना था। जवान ने हमारी फूल जैसी प्यारी छोरी के साथ की थी। दादी ने एक और शांति से खड़ी सोनम को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा। ओहो, साहिब को हिसाब किताब करने की आदत भी दादी से मिली है। कुछ और ढंग ना सीख पाए जी अपनी दादी से। हमारी जान सुखाने के लिए तो वैसे भी इन्हें बहुत कुछ आता है। दादी की तरफ आती हुई सोनम मनी मन सब कैलकुलेट करती जा रही थी, और उसकी इस मानसिक कैलकुलेशन को पास ही में खड़ा डुग्गू भली भांति समझ रहा था।
तभी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। सोनम दादी के घुटनों में अपना सिर टिकाकर बैठ गई और बोली कि थैंक यू दादी माँ, आपने सिर्फ हमारी खुशी के लिए इतना कुछ किया। चोरी था तो अपने भाई और पापा की आंखों का तारा होने के साथ साथ इस रघुवंशी खानदान की भी तो आंस है, और जो भी सान पर आंख उठा के देखेगा वानू तय माँ कतई छोड़ूंगी कोनी। वैसे भी असली डोज थे थारे सड़ू अकड़ू डॉक्टर और इसके रंगबाज छोरों ने वह बांगड़ बिल्ले नु आज सुबह दे दी थी। माँ ने तो बस डोज का कोर्स पूरा किया सर। दादी ने शरारत से अमित की तरफ देखा और फिर सोनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सुबह सुबह क्या हुआ था? सोनम ने अनभिज्ञता जाहिर की थी सबकी तरफ और खासतौर पर अमित की तरफ देखते हुए कि इन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया। कोई मिले आकर फुर्सत में मुझसे तब ना उसे बताऊं कि जो भी उसकी तरफ गलत तरीके से देखेगा, छूना तो बहुत दूर की कौड़ी है, उसकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी में सबसे टक्कर लेगा पर दोबारा कभी लौटकर डेविल से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। अमित ने गहरी नजर सोनम के ऊपर डालते हुए कहा। सोनम की नजरें झुक गई थी पर दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब उसे सिर्फ उसके साहिब ही दे सकते थे। अमित उसकी आंखों में झांकते हुए वहां से जा चुका था। ए भैया सब तो था अपने बींद से पूछ, माँ तो घनी थक चुकी से, जब थोड़ा आराम कर लूं तो फिर कल साथ की भागम भाग भी देख लूंगी। राम हरा राम जी, रा छोरे हमारे कमरे तक छोड़ दे चल के, दादी ने सोनम से कहा और अपनी जगह से उठते हुए सौरभ को इशारा कर दिया। जी 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 दादी जी, बिल्कुल आइए चलिए। सौरभ एकदम से चौंक गया। यार ये आज दादी इस बॉन्गड़ पर कुछ ज्यादा मेहरबानी हो रही है। पुलकित ने रवि के कान में धीरे से कहा, बात तो तेरी सही है पर मुझे लगता है कि तुझे दादी से ज्यादा उनकी पोती पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बाबा तू आज की डेट में घरेलू हिंसा का शिकार हो जाएगा। रवि ने पुलकित का ध्यान प्रिया की तरफ दिलाते हुए कहा, अबे तेरी, थैंक यू रवि, मैं तो भूल ही गया था कि पियो मुझसे नाराज है और वो भी सिर्फ उसकी जानकारी के बिना सॉन्ग सिलेक्शन करने पर। सच में ये लड़की भी डुग्गू की कार्बन कॉपी है, फुल ऑन एटीट्यूड और अक्खड़पन। पुलकित परेशान होते हुए बोला, उसकी तारीफ बाद में करना और जाकर उसे मना, वरना बाद में तू तारीफ करने के लायक भी नहीं रह जाएगा। रवि ने पुलकित के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा। पुलकित ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर बिना उसे कुछ कहे एक झटके में अपने कंधे को झटक कर वहां से चला गया। रवि लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा हो गया। साला एक तो सभी बात बताई और ऊपर से बिना थैंक यू कहे झटका देकर चला गया। सही है बाबा जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। क्या बात है, किसे भलाई का पाठ पढ़ाया जा रहा है? हाँ, पीछे से रश्मि ने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे अपने बाबा को और किसे, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि कल अव्यंग की शादी है और उसके अगले दिन हम सबको यहाँ से जाना है, पर जिस सवाल के साथ हम यहाँ आए थे वो तो अब भी वैसे का वैसा ही है। रश्मि मुस्कुराते हुए एकदम से शांत हो गई थी। अरे पर मुझे तो कोई सवाल नजर ही नहीं आ रहा है, रवि ने अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। स्टॉप जोकिंग रवि, आई एम सीरियस। रश्मि ने रवि को पकड़कर झंझोर दिया था। ओ शांत बंगालन शांत, तू इस तरह से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करेगी तो वो अपॉइंटमेंट से पहले ही भाग जाएंगे। रवि मुस्कुरा उठा था। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? रश्मि वहां से जाने के लिए मुड़ गई। हे बंगालन, बंगाली तो बड़े स्वीट होते हैं यार, पर तेरी नाक पर ये खालिस सरदारों वाला गुस्सा कहाँ से आ गया? रवि ने रश्मि की कलाई थाम ली थी। रश्मि अब भी रवि की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी। रवि ने एकदम से उसे अपनी तरफ खींचा तो रश्मि उसके सीने से जा लगी। उसकी पतली सी कमर में अपनी बाहों का घेरा लपेटते हुए रवि ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया, इतना हाइपर क्यों हो जाती है तू बंगालन? मैंने कब कहा कि तू सीरियस नहीं है? अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू हमेशा सीरियस रहा कर, कम से कम इसी बहाने तू मेरे इतने करीब तो रहेगी। रवि ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। रश्मि ने एक बार फिर से रवि की तरफ घूरते हुए देखा। कोई सवाल नहीं है रश्मि, क्योंकि ये बात एकदम से साफ है कि तू नहीं मेरी बनना है। इस पंजाबी की पंजाब पढ़, कोई भी आने वाला दिन इस सच्चाई को बदल नहीं सकता है। मैं और तू इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए कमिटेड हो चुके हैं। भरोसा रख, आई बाबा सब मान जाएंगे। रवि ने अब एकदम सीरियस टोन में बात की थी। और अगर नहीं माने तो? रश्मि ने चिंतित स्वर में रवि की आंखों में झांकते हुए कहा। तो फिर रवि कुछ सोचने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि रश्मि उसके चेहरे की तरफ एकटक देखे जा रही थी। तो भी हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा? पर वो कैसे? रश्मि को रवि की घुमावदार बातें समझ नहीं आ रही थी। हम दोनों एक ही कमांड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे, दिन रात एक दूसरे के साथ बस ड्यूटी ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी करेंगे। आजकल चल रहा है ना वो लिव इन वाला सिस्टम, तो हम बस दोनों कुछ ऐसे ही रहेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि हमारा लिव इन कोई फ्लैट या विला ना होकर एक आर्मी हॉस्पिटल होगा। रवि रश्मि के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कुछ भी बकबक किए जा रहा था। रवि के बेस से पैर की उठपटांग बातें सुनकर रश्मि मुस्कुरा उठी और रवि के सीने पर सर रखकर बोली कि तुम्हारे साथ तो मुझे हॉस्पिटल के ओटी में रहना भी मंजूर है। रवि ने रश्मि के सर को अपने सर से जोड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ मेरी बंगालन, तेरे साथ तो वो ओटी भी मुझे स्विट्जरलैंड से कम नहीं लगेगा। रश्मि एक दूसरे की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। इश्क में तड़पना।